नमस्कार, मैं प्रियंका और मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ा रही हूँ। सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, समाजशास्त्र में हम समाज पढ़ रहे हैं। समाज, सोसाइटी, समाज जो हमें दिख रहा है, व्यक्तियों के आप जितना आपको एक व्यक्ति दिखते हैं, एक व्यक्ति से समाज नहीं बनता है। एक व्यक्ति के मिलने से जो और व्यक्तियों का झुंड बनता है, उससे समाज का जन्म होता है। तो इस समाज के जन्म की हम एक व्याख्या कर चुके हैं, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब हम विस्तार से ये समझेंगे कि जो समाज है उसका जन्म कैसे हुआ। उसका जन्म व्यक्तियों के आपसी संबंधों से हुआ। व्यक्तियों के आपसी संबंध मिलने से समाज का जन्म हुआ। तो ये समाजशास्त्र मानता है कि व्यक्तियों के आपसी संबंध जो है ये समाज का निर्माण करते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे आज? काइंड्स ऑफ सोसाइटी। काइंड्स ऑफ सोसाइटी, समाज के प्रकार। समाज के प्रकार। अब हम इसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप में ये देखेंगे कि समाज किस तरह से विकसित हुआ, किस तरह से समाज ने खुद को परिवर्तित किया, समाज के जो व्यक्तिगत संबंध थे वह कैसे सामाजिक हुए और उनमें कैसे परिवर्तन आया, इसी की व्याख्या इसमें करनी है। इसी के आधार पे, संबंधों के आधार पे ही व्यक्ति का जीवन बदला और उसी के आधार पे फिर क्या हुआ? समाज का प्रकार बदला। तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? समाज के प्रकार में हम सबसे पहले हम देखेंगे सरल और जटिल समाज। सरल समाज और जटिल समाज। सरल समाज में हम पढ़ेंगे स्पेंसर को। स्पेंसर को यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप जानते नहीं हो, जो आपकी समझ से, आपके अपने जीवन से बाहर की चीज हो, ऐसी कोई चीज नहीं है। सरल समाज क्या है? सिंपल सोसाइटी। सिंपल सोसाइटी जिसमें आपसी संबंधों की प्रधानता हो, आपसी संबंध जहाँ प्रगाढ़ हो और जहाँ उद्योग ना हो, खेती बाड़ी करके या फिर ऐसे साधन, जीवन यापन के ऐसे साधन जो पूंजी पर ना निर्भर हो, व्यक्ति अपना जीवन चलाए और उसके आधार पर उसके बाजार से जो संबंध बने वह सरल समाज है। बाजार के संबंध मतलब उपभोक्तावाद ना हो। उपभोक्तावाद का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदने के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है और आपको वही दुनिया अच्छी लगने लग रही है। तो ये क्या है? ये उपभोक्तावाद है। ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं था, ये सरल समाज था। और दूसरा क्या है? जटिल समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और ये सरल समाज जो है सिंपल सोसाइटी। सिंपल सोसाइटी। अब हम इसके बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बस मेन चीजों को पढ़ेंगे, मेन थ्योरीज को पढ़ेंगे जिनके आधार पे समाज स्वयं को विकसित करता है या जिसके आधार पे समाज का मेन रूपरेखा का निर्माण होता है। तो जो सरल समाज है उसका सबसे प्रमुख गुण क्या था? सबसे प्रमुख गुण था अनिवार्य सहयोग। अनिवार्य सहयोग, कंपल्सरी कोऑपरेशन था। कंपल्सरी कोऑपरेशन। कंपल्सरी का मतलब क्या है? बाजार नहीं था तो बाजार के नहीं होने से आज जो हमारे संबंध बाजारवाद पर निर्भर है कि हमें कोई भी ऐसा नहीं है आज जो पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो, समाज के ऊपर निर्भर हो, ऐसा नहीं है। हम बाजार के ऊपर निर्भर है। हमने बाजार से पैसा लिया, हमने बाजार में काम किया, पैसा लिया किसी भी रूप में, चाहे वह शिक्षक के रूप में, चाहे वह व्यापारी के रूप में, और फिर हमने उसको वापस कर दिया। और सरल समाज में क्या था? सरल समाज में आज क्या था कि किसी भी रूप में संबंध जो है वह बाजार के ऊपर निर्भर नहीं थे। व्यक्ति का एक सरल जीवन था और सरल जीवन के साथ साथ एक ऐसा जीवन था जो एक दूसरे के साथ जी रहे थे, एक दूसरे के साथ जिनका जो निर्भर थे। तो यह क्या है? यह क्या था? जटिल समाज था। तो जटिल समाज में ऐच्छिक सहयोग था। आज
कोई चाहता है हमारी मदद करता है, नहीं चाहता है हमारी मदद नहीं करता है। कोई हमारी मदद करने के लिए अनिवार्य रूप से बाध्य नहीं है। और पहले क्या था, पहले ऐसा था कि एक पड़ोसी है और उसको हमारी जरूरत है तो हमको अनिवार्य है सहयोग करना। या जो आपसी रिश्ते हैं उनमें हम जानते हैं कि जो पहले का समाज था उसमें बाजार कैसा था कि एक महिला गई और उसने अपने बहुत सारे जो भी सब्जियां खेतों में उगाई और लेके दूसरे के घर गई। ये आदान प्रदान का एक तरीका था जो बाजारवाद से प्रेरित था मगर बाजारवाद नहीं था। तो जो महिला गई और बहुत सारी सब्जियां लेके दूसरी महिला जिसके घर में अनाज था ज्यादा, उसने सब्जियां ले ली और अनाज दे दिया। तो ये क्या था, ये सरल समाज का जीवन था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो जीवन यापन का तरीका था वह सरल होने के साथ ही साथ क्या था, अनिवार्य था। एक दूसरे की मदद करना अनिवार्य था। और इसके साथ ही साथ हम जब जटिल समाज में आ गए, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आ गए, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे यह ऐच्छिक हो गया। यहाँ पे कोई चाहे मदद करे, कोई चाहे मदद ना करे। आप इच्छिक रूप से अपने इच्छा के रूप में आप स्वतंत्र हैं किसी भी व्यक्ति की समाज की मदद करने के लिए या नहीं करने के लिए। ये क्या है, ये जटिल समाज है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। तो ये इस तरह से इस समाज को हम विकसित या कह सकते हैं। तो इन्होंने एक 4 प्रकार और बताए हैं, मैं आपको बस एक लाइन में बताऊंगी। 4 प्रकार सरल समाज, हम जानते हैं सरल समाज के बारे में, हमको इसमें कुछ भी नहीं बहुत डिटेल करना है। दोहरे सम्मिश्र समाज, तिहरे सम्मिश्र समाज, तिहरे सम्मिश्र समाज और सरल समाज, दोहरे सम्मिश्र, तिहरे सम्मिश्र। तो ये समाज जो है वो क्या था, वह एक तरह से किस पर निर्भर था, यह समाज जो है वह ऐसे रिश्तों पर निर्भर था जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिश्तों के ऊपर ही जो है समाज पूरी तरह से निर्भर था। तो जब हम इन समाज की व्याख्या करेंगे, सरल सम्मिश्र समाज, सरल सम्मिश्र, पहला सरल समाज है, दूसरा सम्मिश्र समाज है, सम्मिश्र समाज और तीसरा दोहरे सम्मिश्र, चौथा तिहरे सम्मिश्र समाज। तो इसमें इस तरह से समाज ने खुद को परिवर्तित किया कि जो पहला था उसमें सरल समाज था, पूरी तरह से समाज सरल था। जब दोहरा आया, सम्मिश्र समाज आया, डबल मिक्स्ड सोसाइटी आई, तो इसमें क्या हुआ, इसमें व्यक्ति जो है चारागाही बना। चारागाही आप जानते होंगे, वह जानवरों को पालने लगा और उससे उसका थोड़ा सा जो जीवन यापन था वह थोड़ा सा विकसित हुआ। इस तरह से एक नए समाज का उसने युगपात किया, एक नए समाज की शुरुआत हुई। दोहरे सम्मिश्र, अब वह खेती भी करने लगा और पशुपालन भी करने लगा, खेती भी और पशुपालन भी। तो फिर इससे एक और समाज का जन्म हुआ, वह थोड़ा और विकसित हुआ और उसके जीवन ने थोड़ा और अलग तरीके से खुद को समझा, थोड़ा और अलग तरीके से खुद को अपने आप को डेवलप किया, विकसित किया। तिहरे सम्मिश्र समाज, हम आज जिसमें जी रहे हैं, आज जो समाज का रूप है वह क्या है, वह तिहरा सम्मिश्र समाज है। आज व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है, पूरी तरह से विकसित है और अपने आप को अलग तरीके से क्या कर रहा है, अलग तरीके से अपने आप को व्याख्यायित कर रहा है, अलग तरीके से खुद का जीवन यापन जी रहा है। या अलग तरह से संस्थाएं हैं वह व्यक्ति को अलग तरीके से जीने के लिए प्रस्तुत कर रही है, अलग तरह से जीने के लिए उसको रास्ता दे रही है। एक फॉर्मल, हम कह सकते हैं एक फॉर्मेलिटी बनी है, एक औपचारिकता लागू हुई है हर जगह पे, रिश्तों में हो, चाहे हमारे किसी भी रिश्ते में हो, चाहे हमारे किसी भी तरह के जो हम कह सकते हैं लॉज हैं, जो हमारे कानून हैं, उनमें भी एक फॉर्मेलिटी का एक बहुत तेजी से एक विस्तार हुआ है। तो ये क्या है, ये तिहरे सम्मिश्र समाज है। इसी के आधार पे दूरखीन का समाज है सरल समाज, बहुखंडी सरल समाज और
द्वितीय और तृतीय करके उसको जो है सेम यही प्रकार है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जटिल और सरल का जो रूप है उसका सबसे पहला जो केंद्र है वह क्या है, वह अनिवार्य सहयोग है और दूसरा ऐच्छिक सहयोग है। अनिवार्य और ऐच्छिक सहयोग के बिना समाज की व्याख्या नहीं की जा सकती। और आगे बढ़ेंगे, दुर्खिम को देखेंगे। दुर्खिम महोदय का दुर्खिम महोदय का जो वर्णन है समाज का वह हम जानते हैं। दुर्खिम साहब किस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, वह है अपने समाजों के डिवाइडेशन के लिए। जो उन्होंने समाजों का डिवाइडेशन किया है उसके लिए सबसे ज्यादा वह समाजशास्त्र में फेमस है। तो ये समाज, और उसके बाद उनका सुसाइड का सिद्धांत है, आत्महत्या का सिद्धांत है। द डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी है कि मतलब श्रम विभाजन का सिद्धांत है। श्रम विभाजन का सिद्धांत भी कहीं ना कहीं समाजों के प्रकार पे ही निर्भर है, काइंड्स ऑफ सोसाइटी पर ही निर्भर है। तो इस तरह से जो दुर्खिम साहब का जो सबसे पहला हम देखेंगे कि उनका भी ऐसा ही दो समाजों का ही वह मेन बताते हैं, जिन समाजों में सबसे पहला है कि जो रिश्ते हैं वह किस तरह से परिवर्तित हो रहे हैं। और बस चीजें यही है, बातें यही है, थ्योरी मेन यही है, बस थोड़ा सा जो है उनका नाम चेंज हो गया है। तो उसमें भी हमको वही चीजें हैं, वही चीजें समझनी है। अभी हम फिलहाल जो उन्होंने समाज के 4 काइंड्स बताए हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है सरल समाज, सम्मिश्र समाज, दोहरे सम्मिश्र और तिहरे सम्मिश्र। ये किसका था, ये दुर्खिम साहब का नहीं है, ये स्पेंसर साहब का है, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक इसी आधार पे दुर्खिम का है सरल, बहुखंडी, साधारण और दोहरे मिश्रित। सरल, बहुखंडीय, दोहरे मिश्रित सरल समाज और तिहरे मिश्रित सरल समाज। तिहरे मिश्रित सरल समाज। पहला क्या है, सरल समाज, बहुखंडीय समाज, और ये सब सेम टू सेम किस पे निर्भर है, सेम टू सेम किस पे निर्भर है, हम कह सकते हैं कि ये सेम टू सेम जो है दुर्खिम महोदय का वैसा ही है, स्पेंसर जैसा ही। सरल समाज जो हमारे प्राथमिक रिश्ते हैं, प्राथमिक रिश्तों की प्राइमरी रिश्तों की यहाँ पे जो है प्रधानता है। बहुखंडी, ये जो है चारावाही बने, और क्या किया इन्होंने जो है जीवन को थोड़ा अलग तरीके से समझा, और इनके रिश्ते जो है जब ये थोड़ा सा बाहर निकले तो इसमें ये थोड़ा सा सरल भी रहे, थोड़ा सा जटिल भी हुए, मगर पूरी तरीके से यह ना जटिल रह गए और ना सरल रह गए। इनके बीच हम कह सकते हैं कि एक मिश्रण हुआ, और जब यह मिश्रण आगे बढ़ा तो वह क्या हुआ, थोड़े सा इन्होंने उद्योगों को आरंभ किया। ये भी एक चारावाही समाज ही हम कह सकते हैं। और ये दोहरे में सिर्फ मिक्स्ड, और इसमें जो है ये भी आ गया और ये भी आ गया, सरल भी आ गया और बहुखंडी समाज भी आ गया। इनमें 3 चीजों का मिश्रण हो गया और इनका समाज और अलग तरीके से हो गया। लास्ट में आएंगे तिहरे मिश्रित समाज। ये समाज पूरी तरह से परिवर्तित हो गया, ये समाज पूरी तरह से औद्योगिक हो गया, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज किस तरह से रिश्ते हैं, या किस तरह का आज समाज है, किस तरह से उपभोक्तावाद की आज समाज में प्रभुत्ता बढ़ी है, किस तरह से उपभोक्तावाद ने खुद को हावी किया है व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति के मानस पर और समाज के मानस पर। तो ये चीजें बहुत ही ईजी है, इसमें इतना ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है कि आपको जो है बहुत ज्यादा सोचना है, और सभी का एक दूसरे की चीजें एक दूसरे से मिल रही हैं। इसके साथ ही साथ आप जो है इसको अगर चाहते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा इसको नोट्स करते भी चलेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब हम आएंगे हेनरी जी का पढ़ेंगे, हेनरी मैन का
जो फेमस है, वास्तव में जो है ये जो जितने समाजों का प्रकार है उसमें से थोड़ा अलग भी है, अलग है लेकिन नहीं भी है, या भिन्न है मगर अभिन्न भी है। इनका जो सिद्धांत है काइंड्स ऑफ सोसाइटी का, यह जैसा कि दुर्खिम ने बता दिया या जैसा स्पेंसर ने बता दिया वैसा सेम टू सेम नहीं है, थोड़ा सा भिन्नता है, मगर वह भिन्नता इतनी नहीं है कि यह मिलती जुलती ना हो, या फिर इतनी नहीं है कि हम कह सकें कि यह बिल्कुल ही अलग है। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा है कि समाज के दो प्रकार हैं, टू काइंड्स, परिस्थिति, स्टेटस क्या है, स्थिति या परिस्थिति। आप जानते हैं कि आपके जो आसपास का समाज है, हम कहते नहीं है, आप इसमें जो है बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए, अपने आसपास की देखिए। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको समाजशास्त्र पढ़ने के लिए, समाजशास्त्र बहुत इजी सब्जेक्ट है, इजी होने के साथ ही साथ ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, आपको अपने आसपास के जीवन से ही चीजों को ले लेना है और आपको फिर चीजें समझ लेनी है। तो इतना भी सरल नहीं कि आप पढ़े ना, पढ़ना और समझना तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, बिना पढ़े तो कोई भी चीजें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है कि ये आपको अपने जीवन जगत से बाहर की चीज लगे। तो इसलिए हम परिस्थिति की चर्चा करेंगे। स्टेटस क्या है, हम कहते हैं ना कि उसकी समाज में वो स्थिति है, या उसकी जो है उसकी स्थिति बहुत अच्छी है समाज में, वह न्यायालय में जज है, वह सिविल न्यायालय में या वह उच्च न्यायालय में जज है, तो उसकी जो है परिस्थिति है, जो स्थिति है वह समाज में बहुत अच्छी है। ये क्या है, ये स्थिति है। स्थिति क्या है, स्थिति में बस एक छोटा सा प्र लगा दिया गया है, वो भी बस वो एक उच्चारण के दृष्टिकोण से, उसका कोई मतलब नहीं है। मेन क्या है, मेन बस स्थिति का ही आपको वर्णन करना है, या फिर आपको स्थिति पर ही ध्यान करना है। तो ये स्थिति क्या है, ये स्थिति जो है वह क्या है, परिस्थिति वाला समाज, एक ऐसा समाज जिसमें जो हमारे संबंध थे, जो हमारे पुराने संबंध थे, जो जैसे राजा महाराजा थे, जमींदार थे, तो उसमें जो संबंध थे उनको परिस्थिति समाज बोलते हैं। पुराने टाइम का पुराना समय जिसमें जो पुराने हम कह सकते हैं कि जो स्थितियां थी मैं जो सामाजिक स्थितियां थी उसमें जो अग्रणी स्थान रखते थे, और उस समाज के अनुसार जिनको ऊंची स्थिति प्राप्त थी वह क्या थी, वह उनकी परिस्थिति थी, और उसी के आधार पर उसका निर्धारण होता था, उसी के आधार पर निर्धारण। जैसे राजा का बेटा है राजा बनेगा, राजा का बेटा किंग सन प्रिंस, राजा का बेटा है राजा बनेगा। और एक ऐसा समाज था जिसमें जो जन्म के साथ जो मिलता था, भूमिकाएं जो मिलती थी उसको ज्यादा महत्व दिया जाता था, ना कि जो व्यक्ति अर्जित परिस्थितियों का महत्व नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि एक ऐसा समाज था जिसमें जैसे एक पंडित का बेटा हुआ तो उसको उसमें पंडित के गुण हो ना हो, वह पूजा करना जानता हो नहीं, वेद पाठी हो ना हो, वह वेदों का उच्चारण करता हो ना करता हो, वह ईश्वर को मानता हो ना मानता हो, वह सदाचारी हो ना हो, मतलब उसमें पंडित के गुण हो ना हो, उसको समाज पंडित ही मानता था। तो ये क्या था, ये परिस्थिति वाला समाज था। राजा का बेटा है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है राजा वाला, वह प्रजा की सेवा नहीं कर सकता, प्रजा को सम्मान नहीं दे सकता, प्रजा की जो है रक्षा नहीं कर सकता था, फिर भी पूरी प्रजा उसको राजा ही मानती थी। हम जानते हैं हमारे समाज में इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, जब अयोग्य बेटे के होते हुए भी उसको समाज ने या राजा ने या फिर जो जनता थी उसने भी पूरे सम्मान के साथ उसको राजा मान लिया, जबकि उसके अंदर गुण नहीं थे। तो ये क्या था, ये परिस्थिति
समाज का टाइम था। जब हम आगे बढ़ेंगे तो संविदा समाज की बात करेंगे। संविदा ये क्या है? ये आज का टाइम है, ये टुडे, ये आज का टाइम है। आपके अंदर गुण है तो आपको माना जाएगा, आपके अंदर गुण नहीं है तो आपको नहीं माना जाएगा। गुण होने या ना होने का क्या मतलब है? ये मतलब है कि अगर आप राजा के बेटे हैं और आपने, हम जानते हैं कि आज लोकतंत्र है, अगर आप राजा के बेटे हैं पर आपके अंदर राजा जैसे गुण नहीं है, आप अपनी जनता को संतुष्ट नहीं कर सकते, आप अपनी जनता की रक्षा नहीं कर सकते किसी भी रूप में, वाचिक, मानसिक या शारीरिक रूप में, तो जनता आपको हटा सकती है। ये क्या है? ये आज का टाइम है, ये संविदा, ये संविदा वाला टाइम है कि आपने अच्छा काम किया तो आपको रखा जाएगा। अर्जित परिस्थितियों का टाइम है, मतलब कि किसी भी व्यक्ति ने कहीं भी जन्म लिया, पंडित के घर में जन्म नहीं लिया, उसने किसी भी कास्ट के पर्सन के घर में जन्म लिया, उसके पिता किसी भी कास्ट के हैं, यादव हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं और किसी भी कास्ट के हैं, लेकिन उस व्यक्ति को बहुत अच्छे उसके अंदर वेदों को समझने की बहुत अच्छी कला है, संस्कृत को पढ़ने की, वह सदाचारी है, वेद पाठी है, और जो भी वह हम कह सकते हैं जो भी हमारे कर्मकांड है उसको बहुत अच्छे से निभाएगा, तो फिर पूरा समाज उसको उन अर्जित परिस्थितियों के आधार पे उसके प्रवचन सुनेगा या फिर उनके गुणगान गाएगा। तो ये क्या है? ये अर्जित परिस्थितियों का टाइम है। अर्जित मतलब क्या होता है? अर्जित परिस्थितियों का टाइम है। इसमें राजा के बेटे को राजा नहीं बनना है, जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा के घर में पैदा हो तो उसको राजा बना दिया गया, या फिर व्यापारी के घर में पुत्र पैदा हुआ तो व्यापारी ही बनेगा, वो बन सकता है लेकिन तब जब उसके अपने अंदर के गुण होंगे, जब वह उन गुणों को अर्जित कर पाएगा तब वह कर सकता है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये आज के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये सबसे अच्छा है, ये आज के समाज की सबसे अच्छी व्याख्या है। ये आज के समाज की इसलिए भी अच्छी व्याख्या है कि आज महिलाएं भी समाज की बदौलत, इस सोच की बदौलत बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। समाज का ये बदलाव निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है, महिलाओं के लिए भी, जातियों के लिए, समाज के लिए जितना अच्छा है उतना ही कहीं अच्छा महिलाओं के लिए भी है कि महिलाएं आज अपने आप को खुल के व्यक्त कर रही हैं। अगर वो कुछ करना चाह रही हैं तो वह उसको अर्जित कर रही हैं और उनको कोई रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि आज इसके लिए हमारे पास फॉर्मल नीतियां बनी हैं। तो मैं समझ रही हूँ आप इतना समझे होंगे, आप जो है इतना समझने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बहुत इजी चीजें हैं और आपने इसको बहुत ध्यान से समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम और पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि और लोगों ने क्या कहा है। तो इसमें जो मेन थिंकर्स हैं मैं आपको उन्हीं की बातें पढ़ा रही हूँ, मैं आपको उन्हीं का बता रही हूँ। तो इसमें जो है अब हम देखेंगे रेडफील्ड का। रेडफील्ड के बारे में जो है देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में या हर ऐसी स्थितियां आती हैं जब व्यक्ति को लगता है कि हमारा जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, तो जो भी आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, आप उनके जो भी आप राइटर्स को पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा उनके अंदर भी पढ़िए, अंदर इसमें उनके जीवन वगैरह को पढ़िए, तो आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आएंगी। आपको उन्हीं से मोटिवेशन मिलता है, उन्हीं से मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो रेडफील्ड साहब जो है ये बहुत अच्छी फैमिली में नहीं जन्मिंग का हुआ था, और जो इनकी माता थी वह लोगों के घरों में काम करती थी, और आप समझ सकते हैं कि इनका किस तरह का जीवन रहा होगा और किस तरह से इनका समाज रहा होगा। तो फिर इसमें इनका जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई करने के लिए इनकी माता ने इनको प्रोत्साहित किया और हर तरह से संघर्ष किया। ये खुद भी इन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को संघर्षित किया, बहुत अच्छे से समाज के साथ खुद को अपना लक्ष्य बनाया और उस पर लगे रहे, और बाद में ये एक सफल समाजशास्त्री हुई। और इनका जिसके लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है, फिलहाल इनका बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा काम है,
भारतीय समाजशास्त्र में। तो इसमें क्या है, लोक समाज और नगरीय समाज, इनका यही है, लोक समाज और लोक समाज फर्स्ट, सेकेंड नगरीय समाज। अर्बन ये फॉक, तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, लोक समाज जो है ये दूर दूर छिड़के हुए थे। इसमें एक बहुत प्रसिद्ध इनका एक वाक्य है कि लोक समाज जो है वह पालने से शुरू होकर और शमशान तक खत्म हो जाता है। मतलब ये समाज अपने आप को दूर नहीं ले जा पाता है, विकसित नहीं कर पाता है, पालने से इसका जन्म होता है और उसी समाज में ये वहीं पे आके खत्म हो जाता है। ये इनका एक बहुत फेमस स्टेटस है कि पालने से शमशान। आप याद रखिएगा, ये कभी भी, ये हमेशा ही एग्जामों में पूछे जाते हैं, पालने से शमशान तक संबंध। इनका संबंध जो है वह पालने से शमशान तक ही रहता है। ये दूर दूर छिटके हुए नहीं होते हैं, आपस में घुल मिल के। और मैं आपको लेक्चर ही देती हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इनके रिश्तों में जो है वह बाहरी चीजों का ज्यादा महत्व तो नहीं रहता, ये एक दूसरे को बेहतर समझते हैं, प्यार करते हैं, आसपास बहुत दूर दूर छिटके हुए नहीं होते हैं, सटके रहते हैं। जो आपसी विनिमय है बहुत सरल होता है, मतलब लेन देन का जो प्रकार है मैंने आपको पहले भी बता दिया, तो उस तरह से ये अपने जीवन को जीते हैं। बाहरी आडंबरों से दूर रहते हैं। शादी ब्याह भी इनका एक सीमित कुंबे में होता है कि नहीं, बस यहाँ से वहाँ हमको करना है और यहाँ से वहाँ करना है, तो उसमें ही ये शादी ब्याह करते हैं और संतुष्ट रहते हैं। जो भी इनका व्यवसाय होता है छोटे स्तर पे, उसमें ये अपना संतुष्ट रहते हैं और इसमें ये जो है क्या करते हैं, अपने रिश्तों को अच्छे से जीते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती है, समानता होती है, विषमता बिल्कुल नहीं होती है। इनके अंदर समानता होती है, विभिन्नता बिल्कुल नहीं होती है, अभिन्नता होती है। ये एक ऐसा जीवन इनका होता है कि बिल्कुल विभिन्न नहीं होता है। जो नगरीय समाज है उसमें बहुत ज्यादा जो विभिन्नता होती है कि आज एक घर है उसमें बहुत अमीरी है, दूसरा घर है उसमें बहुत गरीबी है। तो इनके समाज में ऐसा नहीं होता। ये एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जो एक दूसरे के जो है रिश्तों में एक दूसरे के जैसे ही होते हैं और एक दूसरे के जैसा ही जीवन जीते हैं। समजाति होते हैं, ऐसी जाति में होते हैं कि जो मतलब बहुत घुले होते हैं। और तीसरा क्या है, और जो है आपसी रिश्तों में प्रधानता होती, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। नगरीय समाज ठीक इसके विपरीत होता है। इसमें रिश्ते जो हैं बहुत कठिन होते हैं, उलझाऊ हुए होते हैं, विषमता होती है। विषमता का मतलब क्या है, एक व्यक्ति जो है बहुत अमीर है, दूसरा बहुत गरीब है, एक बहुत शिक्षित है, दूसरा शिक्षित नहीं है, एक की बहुत बड़ी हवेली है, दूसरे की नहीं है। ऐसी चीजें इनमें नहीं है और नगरीय समाज में उतना ही ज्यादा है। समजातीयता इनके अंदर नहीं होती है, समानता इनके अंदर नहीं होती है। ये सब चीजें हम अपने आसपास के समाज में आज देख रहे हैं कि जितना तरह से वह अर्जित करने का समाज विकसित हुआ है, उसी रूप में वह समाज किस तरह से खुद को विकसित करने के साथ ही समाज के अंदर किस तरह से बदलाव भी आए हैं, समाज किस तरह से बदला भी है। कि आज जो है सब कुछ तो है, हम मानते हैं कि सब कुछ है, मगर सब कुछ होने के साथ ही साथ क्या है, व्यक्ति के अंदर जो है व्यक्ति के जो रिश्ते हैं वो बहुत हद तक बस कागजी रह गए हैं, बस कानूनी रह गए हैं। आपसी संबंध भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वाले हो गए हैं। हम देख रहे हैं हमारे समाज में किस तरह से तलाक और माता पिता भाई बहनों में किस तरह से रिश्तों में परिवर्तन आया है। आगे बढ़ेंगे और इवांस प्रीचार्ड का थोड़ा सा देख लेंगे। ये भी एक फेमस है, मेन है, इवांस प्रीचार्ड। पिछली बार की परीक्षा में भी इनका क्वेश्चन आ चुका है, हमेशा ही जो है इनका रहता है असीरसी समाज। असीरसी समाज ये बस जनजातीय समाज है, या फिर सरल समाज है। यहाँ पे इनको अपने रिश्तों को
चलाने के लिए किसी भी फॉर्मल कानून की जरूरत नहीं है। ये इनका जो अशीर्षी समाज है, जो इनके बुजुर्ग हैं, वो खुद निर्णय लेते हैं। अशीर्षी समाज का मतलब है कि एक ऐसा कोई मेन पर्सन नहीं है जो समाज का निर्माण, कोई फॉर्मल औपचारिक रूल्स नहीं बने हैं जो समाज के निर्णय लेंगे, ये खुद अपने निर्णय लेते हैं। या फिर जो इनका जो हम कह सकते हैं जैसे नातेदारी समूह है, सामाजिक संगठन है, ये जो है इनके जो संबंध होते हैं उनको अच्छे से चलाते हैं, या इनके जो रूल्स होते हैं शादी ब्याह वाले उसको चलाते हैं। दूसरा क्या है, शीर्षी समाज। शीर्षी समाज को भी ज्यादा मत जाइए। शीर्षी समाज मतलब आज आपका कानूनों का समाज, जिसमें एक औपचारिक मुखिया होता है वह और अपने तरह से समाज को चलाता है। ये क्या है, ये शीर्षी समाज है और ये अशीर्षी समाज है। मुझे लगेगा कि आपको समझ में आया। अगर नहीं आया तो प्लीज आप मुझे बताइए। वैसे जो है, जो भी आपको समस्याएं आती हैं, अगर आपको कुछ भी, तो आप प्लीज मुझे हेल्प करिए कि मैं आपको बता पाऊँ, क्योंकि बिना बताए आप जब तक नहीं बताएंगे कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं पता चलेगा। और मैं जो है कोशिश करूंगी कि मैं आपको रेगुलर क्लासेस लेती रहूं और पढ़ाती रहूं और जो है समझाती रहूं। फिलहाल जो है आप इसको देखिए और पढ़िए। धन्यवाद।